हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल तथा बल आघूर्ण के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर दो चुंबक लिया हुआ है, ठीक है। ये चुंबक का नॉर्थ पोल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा चुंबक हमारे पास है, ठीक है। और ये चुंबक का क्या होता है, साउथ पोल है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो चुंबक हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक क्या ले लिया हुआ है, एक हम लोगों ने आयताकार कुंडली को ले लिया हुआ है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा होता है आयताकार कुंडली, ठीक है, समझ में आ गया। और इसका नाम हम लेते हैं ए बी सी और डी, ये हमारा आयताकार कुंडली हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगा। तो ये हमारा बी है और ये क्या है, एक समान है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र ना तो दिशा में परिवर्तित हो रहा है और ना ही इसका परिमाण में परिवर्तन हो रहा है। दोनों में से किसी में भी इसका परिवर्तन नहीं हो रहा। अब आइए, ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोग इस पर बल देखेंगे कि इस पर बल कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ए बी सी डी एक क्या है, एक आयताकार कुंडली है, ठीक है, रेक्टेंगुलर आयताकार कुंडली है। इसको ध्यान से पहले आप लोगों को समझना होगा। तो ये आयताकार कुंडली है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको देख लिया। इसमें अब हम लोग इस कुंडली में तार होंगे। अब इस तार में हम लोगों ने धारा का प्रवाह करा दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें से आई धारा जो है वो प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, ठीक है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है। अब यहाँ पर इसमें हम लोग कह देंगे, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना है। अब एक बात बताइए कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ए बी तार, बी सी तार, सी डी तार और डी ए तार, ये तार है और ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है और इसमें क्या हो रहा है, वैद्युत धारा भी प्रवाहित हो रहा है। तो क्या इन तारों के ऊपर जो चुंबकीय बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जवाब है कि हाँ, इस पर हमें चुंबकीय बल लगेगा। हमें पहले से ही पता है चुंबकीय बल का जो सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, आई, ठीक है, समझ में आ गया। इसे मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो हो गया वो हो गया हमारा बी, ठीक है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। दोनों के बीच में एक कोण हो गया थीटा, समझ में आ गया। तो जो बल लगेगा, इसका लंबाई मान लेते हैं एल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो बल लगेगा आई एल बी साइन थीटा, ये हमारा दोनों के बीच में बल लगेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बात हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तार ए बी पर हम लोग देखेंगे कि आखिर चुंबकीय बल कितना लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या है, तार ए बी पर चुंबकीय बल, चुंबकीय बल कितना लगेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय बल को हम लोग ले लेते हैं F1, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि आप F1 बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं F1 यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, हम लोग फ्रेमिंग का बाएं हस्त का नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मध्यमा जो है वो क्या बताएगा, ये ए बी और ये सी है, तो ये मध्यमा सी पर आ रहा है, मतलब ये बताएगा हमारा विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है।
ये बी क्या बताएगा, ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या बताएगा, बल। ठीक है, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में इसको कर लिया। ठीक है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो गया। ठीक है, धारा की दिशा में हो गया यह। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा, ये जो अंगूठा है कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो चुंबकीय बल कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लग जाएगा। ठीक, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग इस दिशा में कर लिए, धारा की दिशा में हम लोगों ने अपने जो ये मध्यमा है उसको कर लिया, और ये जो हमारा अंगूठा है अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इस पर चुंबकीय बल कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक केस है, यहाँ पर चुंबकीय बल हम लोग कह सकते हैं इसको क्रॉस। क्रॉस का मतलब जो है अंदर की तरफ ये बल लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं F1 क्रॉस। ठीक है, समझ में आ गया। F1 क्रॉस मतलब ये बल जो है वो अंदर की तरफ है। अब आइए हम लोग देते तार BC पर। ठीक है, BC पर चुंबकीय बल। तो तार BC पर चुंबकीय बल इस स्थिति में, इस परिस्थिति में कितना चुंबकीय बल लगेगा, तो आप इस चुंबकीय बल, हम लोगों ने एक स्थिति मान लिया, इस प्रकार का स्थिति है, तो हम लोगों ने मान लिया ये स्थिति है, तो इस पर चुंबकीय बल कितना लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत धारा है और चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों की दिशा समान है। तो जब दोनों की दिशा समान है, तो जो थीटा है वही तो ये धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बना हुआ जो कोण होता है उसको हम लोग थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है, वो 0 के बराबर होता है। यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BC के ऊपर जो बल लगेगा वो 0 न्यूटन के बराबर लगेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। FBC। अब यहाँ पर CD के ऊपर जो बल लगेगा, तो CD के ऊपर बल लगने का मतलब क्या है, सबसे पहले ये क्या है, ये बल अंदर की तरफ लगा है, ये AB पर, और इसका परिमाण यदि हम आपसे पूछेंगे तो परिमाण क्या हो जाएगा, इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I। इसका जो लंबाई है, लंबाई को मान लीजिए आप कितना, L मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा I और ये लंबाई हो जाएगा L। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, B है, तो उसको B मान लेंगे। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना कोण बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो जो कोण बन रहा है किसमें, विद्युत धारा में और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री के बराबर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। ठीक, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हो जाएगा हमारा ILB। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया, ये जो हो गया ILB हो जाएगा। और यदि हम लोग बात करें, किस पर बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं F1 हो गया, इस पर कितना बल लगेगा, वो लगेगा 0 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग तार CD पर आते हैं। तो तार CD पर चुंबकीय बल के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो वही है, सबसे पहले हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम की तरफ जाते हैं। तो हम लोग तीनों उंगलियों को आपस में लंबवत रख देते हैं। तो रख दिया, ये जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो गया, और ये उंगली धारा, तो धारा कहाँ है, नीचे की तरफ। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो गया, धारा नीचे की तरफ हो गया। तो बल जो लगेगा अब की बार बाहर लगेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो बल यहाँ पर लग गया किधर की तरफ, बाहर की तरफ, डॉट F। ठीक है, और इन दोनों बल का जो परिमाण होगा वो समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये F3 कहाँ पर, ये कहाँ लग रहा है, ये बाहर की तरफ लग रहा है। और इसका जो परिमाण के बारे में हम लोग बात करेंगे तो बड़ा ही साधारण है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो I के बराबर। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है स्मॉल l। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B, और कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पर विद्युत धारा है, दोनों के बीच में जो कोण है
वो 90 डिग्री के बराबर है। साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, आइए हम लोग ये तीनों पर, इसमें इन तीनों पर हम लोग देख लिया। अब आइए हम लोग AD पर देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे तार AD पर चुंबकीय बल, ये हम लोग इसको F4 कह देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, F4 कह देंगे। और यदि इस F4 के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में प्रभावित हो रही है। दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो हमारा जो विद्युत धारा है उसके बीच जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री के बराबर बन जाएगा। और यदि कोण 180 डिग्री के बराबर बन जाएगा तो हम लोग यहाँ पर थीटा के जगह पर 180 डिग्री रखेंगे और साइन 180 डिग्री का मान हो जाता है 0। तो अगेन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जो बल होगा ILB साइन 180 डिग्री वो 0 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये बल जो होगा वो 0 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये हम लोगों ने एक केस लिया है, ठीक है, जिसमें B और I के बीच में जो कोण बना है वो 90 डिग्री ही बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये केस ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बोले कि बताइए इस ABCD आयताकार कुंडली पर परिणामी बल जो है वो कितना होगा। तो हम लोग लिखेंगे ABCD आयताकार कुंडली पर परिणामी बल, ABCD आयताकार कुंडली पर परिणामी बल। ठीक है, परिणामी बल। तो ये कितना होगा, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। वो होगा F1 जोड़ F2 जोड़ F3 जोड़ F4 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। F1 क्या है, ILB अंदर की तरफ है, तो ये हो जाएगा ILB अंदर की तरफ। ठीक है, और हमारा जो F3 क्या है, ILB बाहर की तरफ है। तो एक बल हो गया अंदर की तरफ, दूसरा बल हो गया बाहर की तरफ। दोनों का परिमाण यदि आप देखेंगे तो समान है। तो क्या हो जाएगा, दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग परिणामी बल के बारे में सोचेंगे तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 न्यूटन के बराबर। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये आयताकार कुंडली पर परिणामी बल 0 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग बात करेंगे, और ये किसी भी कंडीशन है, मतलब मान लेते हैं कि ये घूम भी रहा है ना, तब भी कोई भी स्थिति हो, जैसे मान लेते हैं यदि ये घूमेगा, कोण यहाँ पर, तो हम लोगों ने इस कंडीशन में क्या लिया, कोण जो लिया हुआ है वो 90 डिग्री के बराबर ले लिया है। किसमें, करंट में, विद्युत धारा में और बी में, किसके बीच में, आई तथा बी के बीच में। ठीक, अब ये ऐसा नहीं है कि यदि मान लेते हैं कि यदि एंगल जो होता है वो परिवर्तित होता है तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तार पर जो बल लगेगा उसको कैंसिल करेगा ये वाला तार। इस तार के ऊपर, AB के ऊपर जो बल लगेगा उसको कैंसिल करेगा CD, और BC के ऊपर जो बल लगेगा उसको कैंसिल करेगा DA। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए हर एक कंडीशन में, हर एक स्थिति में इस जो आयताकार कुंडली है उस पर परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। ये घूमेगा भी तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हमेशा चाहे हम लोग लिख सकते हैं किसी भी कोण पर थीटा का मान कुछ भी हो, मतलब ये घूमे, ठीक है, मान लेते हैं ये घूमेगा, ठीक है, तो थीटा का मान बदलेगा। समझ में आ गया। तब भी किसी भी स्थिति में, ठीक है, किसी थीटा का मान कुछ भी होने पर थीटा का मान किसके बीच में, आई और बी के बीच में, थीटा का मान कुछ भी होने पर जो हमारा
परिणामी बल होगा वो हमेशा शून्य होगा। गोल गोल घूम रहा है, परिणामी बल शून्य ही होगा, परिणामी बल शून्य होगा, 0 न्यूटन होगा, 0 न्यूटन होगा। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे बल आघूर्ण की, ठीक है। इसमें बल आघूर्ण होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बल आघूर्ण की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बल आघूर्ण की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पर एक बात आप बड़ी आराम से देख रहे हैं। वो बात आप देख ये रहे हैं कि यहाँ पर एक बल युग्म का यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर एक बल युग्म है, ठीक है। बल युग्म को हम लोग इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बल युग्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बल कहाँ लग रहा है, एक बल जो है अंदर लग रहा है तो दूसरा बल बाहर लग रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक बल अंदर लग रहा है और दूसरा बल बाहर लग रहा है। इस पर परिणामी बल तो शून्य है, लेकिन क्या ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा जी, ये तो घूमने लगेगा, ठीक है। ऐसे घूमेगा, पहले अंदर जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं पहले क्या होगा, ऐसे है ना, पहले अंदर जाएगा, ऐसे घूमेगा। समझ में आ गया। तो क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, बल आघूर्ण, क्यों, क्योंकि बल युग्म है और यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा, एक बल अंदर की तरफ लगेगा और एक बल बाहर की तरफ लगेगा, जिसके वजह से ये अंदर वाला बल क्या करेगा, इसको किस दिशा में घुमाना चाहेगा, इसको चाहेगा कि अंदर लेके जाए, ठीक, समझ में आ गया। और ये बाहर वाला बल क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ घुमाएगा। तो दोनों जो है वो एक ही दिशा में इसको क्या कर रहे हैं, ये आयताकार कुंडली को घुमा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग ये कहेंगे कि इस पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। परिणामी बल शून्य है लेकिन इस पर बल आघूर्ण लगेगा। तो इस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा, बल आघूर्ण क्या होता है, एक सदिश राशि होता है जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, टाउ से हम लोग इसको लिखते हैं। तो बल आघूर्ण क्या हो जाता है, सबसे पहले ये क्या होता है, जो बल आघूर्ण होता है वो होता है बल, ठीक है, बल युग्म से बल युग्म, एक बल युग्म, बल का एक युग्म बन रहा है, जितना अंदर उतना बाहर, ठीक है। तो हम लोग बल, वो एक बल ले लेंगे और गुने दोनों बलों के बीच में जो बल युग्म है, ठीक है। तो एक अंदर हो गया, एक बाहर हो गया। तो दोनों बलों के बीच में जो दूरी है उस दूरी के बारे में आप सोचिए। तो दूरी मान लेते हैं ये हो गया हमारा बी, ये हमारा बी। तो एक अंदर बल और एक बाहर बल और दोनों बल के बीच की दूरी जो होगी वो बी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, बल गुने दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों की बीच की दूरी, ठीक है। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो चलिए टाउ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो टाउ कितना हो जाएगा, ये बल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ, ठीक है। समझ में आ गया। ये बल हो गया हमारा एफ, ठीक है। और गुने दोनों के बलों के बीच की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। क्योंकि एक अंदर बल और एक हो गया बाहर बल, ठीक है। अब दोनों बलों के बीच की दूरी यही ना होगा, बी, ठीक है। तो यहाँ पर एफ गुने बी कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, तो एफ का मान कितना है, एफ का मान जो है वो है ILB, ठीक है। तो ILB, ILB और ILB ये चुंबकीय क्षेत्र है, स्मॉल बी क्या, दोनों के बीच की दूरी है। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और फिर यदि हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ और करेंगे, L गुने बी। L गुने बी क्या है, देखिए ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, लंबाई में चौड़ाई से गुना कर देंगे तो इस आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, I गुने L गुने बी, यहाँ पर एक साथ लिखते हैं, गुने कैपिटल बी, तो कितना हो जाएगा IAB, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा बल आघूर्ण हो जाएगा। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टाउ क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। टाउ एक सदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण हम लोगों ने लिया वो कितना लिया हुआ, 90 डिग्री।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इसको सदिश में रूप में, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई एल बी साइन 90 डिग्री, इसको ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, आई 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 और बी के बीच में बना हुआ जो कोण है, ठीक है, समझ में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, आई गुने ए, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई, और इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक, समझ में आ गया। तो दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर m जो है वो है हमारा चुंबकीय आघूर्ण, क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो इस m को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो गया, ठीक है। और ये कैसे निकलता है, I गुने A यानी कि MB, ठीक है, MB, और ये साइन 90 है, और ये और कोई भी एंगल होगा तो MB साइन थीटा, समझ में आ गया। अब यदि टॉर्क के बारे में, सॉरी ये M के बराबर हो जाएगा, और ये M जो है, ये M जो है वो किसके बराबर है, I गुने A के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, I गुने A, ठीक, समझ में आ गया। यानी कि यदि चुंबकीय आघूर्ण आपको निकालना है तो सबसे पहले आप देखेंगे कुंडली में कितना जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I, और आप देखेंगे कि वो उसकी जो क्षेत्रफल है, ठीक है, समझ में आ गया, उसकी क्षेत्रफल कितने हैं, यही हो गया हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो गया। यदि इसकी दिशा निकालना चाहते, यह एक सदिश राशि है, समझ में आ गया, तो सदिश राशि है तो आप m को सदिश के रूप में आप लिख सकते हैं I गुने a, ठीक है। तो I गुने a, m को सदिश राशि में आप लिख सकते हैं, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर धारा I है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर आप धारा प्रवाहित हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में अपने राइट हैंड, अपना दायां हाथ लेंगे, और जैसे पंजे का निशान होता है कांग्रेस का, उसी प्रकार से अपने इसको ऐसे स्ट्रेच करना है, समझ में आ गया। फिर आपको क्या करना है कि जैसे विद्युत धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उस दिशा में अपने उंगलियों को मोड़ना है। तो अपने उंगलियों को जब आप मोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि अंगूठा जो है वो कहाँ पर है, अंदर की तरफ है। तो अंगूठा अंदर की तरफ है, यानी कि आप यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्या, यहाँ पर जो आपका चुंबकीय आघूर्ण है उसका दिशा जो है वो अंदर की तरफ है। यानी कि यदि घड़ी के दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, क्योंकि घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी आपकी कुछ इस प्रकार से ही घूमती है, तो घड़ी के दिशा में घड़ी की सुइयां ऐसे ही ना घूमती है, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल, तो यहाँ पर करंट भी, विद्युत धारा कैसे प्रभावित हो रहा है, घड़ी की दिशा की ओर। तो घड़ी की दिशा की ओर यदि मान लेते हैं कि सुई यदि घूम रही, मतलब उसके दिशा की ओर जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर m जो होगा वो लंबवत होगा, ठीक है, इस क्षेत्रफल के, ठीक है, और वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। लेकिन वही विद्युत धारा यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी घड़ी हो गई और घड़ी की सुई इधर घूमती है, ठीक है, समझ में। लेकिन इसमें देखेंगे कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में क्या है, ये विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप m का दिशा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उंगली, जो हमारा दाएं हाथ का उंगली है, जैसे कांग्रेस का निशान होता है उसी प्रकार से आपको ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे इसको रखना है, और फिर आप क्या करेंगे, अपने उंगली को जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में अपनी उंगली को मोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो ये एम जो होगा वो डॉट हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ होगा। तो आइए हम लोग और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो m को यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो m हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I गुने a, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि यदि घड़ी के घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो m जो होगा वो बाहर की तरफ हो जाएगा। समझ में आ गया, जो चुंबकीय आघूर्ण है
और वो एक्चुअल में उसका परिमाण क्या होता है, कुंडली में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और कुंडली के क्षेत्रफल से हम लोग उसे गुना कर देते हैं। समझ में आ गया। एक बात और आपको ध्यान देना है और वो ये है कि यदि हम लोग फेरों की संख्या यदि n कर दें तो n यदि फेरों की संख्या कर देंगे तो यही चुंबकीय बल आघूर्ण जो हो जाएगा, यानी कि m वो कितना हो जाएगा, n गुने I गुने a। और n क्या है, फेरों की संख्या। मान लेते हैं कि 2 हो, ऐसे 2 हो, ठीक है, 2 फेरों हो तो आइए 2 बार जुड़ जाएगा 2I हो जाएगा। यदि 3 फेरे हो तो आइए और आइए 3 फेरे मतलब 3 तार इसको लपेटा गया हो 3 बार, ठीक है, तो आइए 3 बार जुड़ जाएगा यानी कि 3IA हो जाएगा। 4 बार इसको लपेटा गया यानी कि 4IA के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन यदि फेरे हो, n फेरे, ठीक है, ये क्या है, फेरों की संख्या, फेरे, ठीक है, ये n फेरे हैं तो NIA हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर I एक क्यों हम बता रहे थे, क्योंकि एक फेरा था, ठीक है, तो I गुने A हो गया। यदि n फेरे होंगे तो NIA हो जाएगा। समझ में आ गया। ये बात आपको बड़ी ही सावधानी पूर्वक समझनी थी। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर हम लोग क्या टॉर्क के बारे में बात कर रहे थे। तो टॉर्क के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे तो उसको जरा समझते हैं हम लोग अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग I गुने A की जगह पर क्या लिख सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा, टॉर्क को हम लोग क्या लिख देंगे, M लिख देंगे। टॉर्क को M, यहाँ पर M B, और यहाँ पर तो n थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे साइन 90, साइन थीटा। और मान लेते किसी भी कोण के लिए, कोई कोण के लिए, क्योंकि इस वाले केस में थीटा का मान हम लोगों ने 90 डिग्री लिखा है, यदि कोई भी थीटा का मान होगा तो साइन थीटा हम लोग लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और क्यों कॉस थीटा टेन थीटा हम लोग क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉर्क जो है वो क्या है, एक सदिश राशि है, और इसको हम लोग दो सदिशों का ये क्या होगा, ये हमारा क्रॉस गुणांक होगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर और कोई थीटा नहीं यूज करेंगे, टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइन थीटा ही इस्तेमाल करेंगे। टॉर्क एक सदिश राशि है और ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, तो दोनों सदिश के गुणनफल, क्रॉस गुणनफल के बराबर हमारा क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि टॉर्क M क्रॉस B होता है। समझ में आ गया। तो ये सावधानी से यदि हम लोग चले तो ये बहुत ही आसानी से ये टॉपिक जो है वो समझा जा सकता है। तो ये हमारा क्या मिल गया, बल आघूर्ण मिल गया, ठीक है। इसका परिमाण होगा MB साइन थीटा, समझ में आ गया। और ये टॉर्क जो होता है वो M क्रॉस B हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त की जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं हम लोग 2 मीटर के बराबर है। कितनी त्रिज्या है, 2 मीटर। वृत्त से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 10 एम्पियर के बराबर हो रही है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए, और यहाँ पर 1-2 फेरे नहीं है, यहाँ पर फेरों की जो संख्या है वो मान लेते हैं कि 4 फेरे हैं, ठीक है, n बराबर यहाँ पर 4 फेरे, ठीक है। तो यदि हम लोग आपसे पूछें कि एक बात बताइए कि जो चुंबकीय आघूर्ण है, जो चुंबकीय आघूर्ण है उस चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होगी। तो पहला प्रश्न है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होगी, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आघूर्ण की दिशा क्या करेंगे जी, ध्यान दीजिए। यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या हो जाएगी उसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कैसे प्रभावित हो रही है। तो आप देख सकते हैं इसका जो सेंस है वो कैसा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग किससे क्या यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा है, जो टॉर्क की जो दिशा है, उसको आप यहाँ पर देखेंगे तो वो क्या है, देखिए
बाहर की तरफ। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा बाहर की तरफ। ठीक, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग और आगे की तरफ बात करते हैं। दूसरा है कि ये चुंबकीय आघूर्ण का जो परिमाण होगा, ठीक है, यानी कि m, वो कितना होगा। तो हम लोगों को पता है m क्या है। यदि फेरों की संख्या दिया है तो n गुने i गुने a हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, n, फेरों की संख्या n है, गुने i, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है i गुने a करेंगे। तो m यदि हम लोग निकालेंगे तो n कितना हो जाएगा, इसमें फेरों की संख्या 4 है तो यहाँ पर लिख देंगे 4। i कितना है, यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 10 एम्पियर के बराबर हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे 10। और क्योंकि ये एक वृत्त है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकलता है, पाई गुने r का वर्ग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर m जब यदि हम निकालेंगे तो 40 गुने पाई, पाई की जगह पर 3.14 रखेंगे और r कितना है 2 मीटर, तो 2 का हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4। समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा। और आप यहाँ पर इसका यदि SI मात्रक के बारे में बात करेंगे तो I गुने A यानी कि एम्पियर और क्षेत्रफल का जो SI मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यदि इसकी विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे तो m का घात 0, ठीक है, और i का घात क्या हो जाएगा, a का घात 1 और l का घात 2। ठीक, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, यही इसका क्या होगा, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बल आघूर्ण को m क्रॉस भी mb साइन थीटा करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक प्रश्न इस पर भी सॉल्व कर ही लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयतकार है, इसका लंबाई 1 मीटर है और मान लेते हैं चौड़ाई भी 1 ही मीटर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने इसे एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा B। ठीक, समझ में आ गया। और ये कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं ना, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग ले लेते हैं, ये 1 मीटर का है और ये भी 1 मीटर का है। यहाँ पर आ जा रहा है B। ठीक, समझ में आ गया। अब B कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, ठीक, इसमें करंट बह रहा है 2 एम्पियर के बराबर और B का जो परिमाण है वो 10 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है। समझ में आ गया। यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं वो मान लेते हैं 30 डिग्री बन रहा है, किसके किसके बीच में, वो आपके M के, ठीक है, चुंबकीय बल चुंबकीय आघूर्ण M के और B के बीच में जो थीटा बन रहे हैं वो आपके 30 डिग्री के बराबर बन रहे हैं। ठीक, इसमें फेरों की संख्या जो है वो दिया गया है हमारा 2। ठीक है, 2 फेरों की संख्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे M के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, m निकालेंगे। ठीक, समझ में आ गया। m निकालेंगे तो m बराबर कितना होता है, NIA। ठीक है, समझ में आ गया। n कितना है हमारा 2, i कितना है हमारा 2, क्योंकि यहाँ पर n फेरों की संख्या 2 है। जो चुंबकीय जो हमारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो 2 एम्पियर के बराबर हो रहा है। और यदि इसकी क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 1 गुने 1 यानी कि 1 हो गया। ठीक, समझ में आ गया। लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक, समझ में आ गया। 1 गुने 1 यानी कि 1 हो जाएगा। और इसका जो इकाई ले लेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर है और ये मीटर स्क्वायर साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने इसको कैपिटल A से लिख दिया है। चलिए, अब हम लोगों ने m निकाल दिया। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका टॉर्क, तो बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण यदि हम लोग बात करेंगे कि आखिर बल आघूर्ण जो है वो कितना होगा, तो उसका जो सूत्र होता है m गुने b गुने साइन थीटा। तो यहाँ पर बड़ी आराम से आप देख सकते हैं m का मान जो आया है वो 4 आया है, b हमारा 10 टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 10 टेस्ला के बराबर दिया गया है। और यहाँ पर जो कोण है वो क्या है, साइन 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, साइन 30 डिग्री। तो 40 गुने 1/2 और टॉर्क का जो बल आघूर्ण होता है उसका SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर
और यदि इसकी विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे हम, तो न्यूटन का कितना होता है, एम एल टी का घात -2, और मीटर क्या होता है, एल गुने एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी का घात -2 हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये बात आपको बड़ी ही आराम से समझनी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से, ये क्या हो गया हमारा, बल आघूर्ण हो गया। और ये क्या है हमारा, ये चुंबकीय आघूर्ण है, कैपिटल है, ठीक है। इसकी दिशा आप लोग तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आज इतना है।